अध्यक्ष जी और मित्रों, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं रचनाकार। बहुत भारी भरकम अनवरत बातों को सुनने के बाद और 3 बज रहे हैं, भूख लगने की स्थिति में गरिष्ठ बातों को बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं विद्यानिवास मिश्र के एक दूसरे पक्ष की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका कि संस्मरणों के माध्यम से तो कुछ हुआ है। विद्यानिवास जी बड़े भाग्यशाली आदमी थे। वे अपने समय के देश और विदेश के तमाम लोगों से सीधा संपर्क उनका था और उसके नाते उनका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था और उन्होंने जो दूसरे के निर्माण में अपना योगदान दिया था वो भी बहुत अद्भुत है। मैं उससे संबंधित 3 या 4 प्रसंगों का मैं जिक्र करूँगा जो कि मुझे स्पॉन्टेनियसली याद आ रहा है। विद्यानिवास मिश्र छात्र जीवन से ही बड़े भाग्यशाली थे। जब वो गोरखपुर से इंटरमीडिएट करके इलाहाबाद पढ़ने आए तो बीए करते करते वो तमाम कई अध्यापकों के निगाह में वो आ चुके थे। विद्यानिवास मिश्र ने बीए करने के बाद अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के लिए एडमिशन लिया था और आर्यन देव तब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते थे। उस समय की बात है। एक दिन की घटना का वर्णन लोग बताते हैं और विद्यानिवास जी ने भी उसको बताया था कि एक दिन जब आर्यन देव पढ़ा रहे थे तो एक संस्कृत के विद्वान आए, उनको पीछे से पकड़े और घसीट करके ले जाने लगे। आर्यन देव ने जब देखा कि वो विद्वान आ रहे हैं तो उनका वो बड़ा सम्मान करते थे, तो खुद बढ़े और क्या कह रहे, भाई कोई बात थी तो आप बुला लिए, आप क्लास में चले आ रहे हैं, क्या बात है। लेकिन वो विद्यानिवास मिश्र को पीछे से पकड़ करके और घसीटते हुए ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको संस्कृत पढ़ना है और तुम जो हो अंग्रेजी पढ़ने आए हुए हो। जब ये बात उन्होंने सुना तो कहा कि नहीं, ये अंग्रेजी पढ़ने आए हुए हैं, ये अंग्रेजी ही पढ़ेंगे, आप कौन कहने वाले हैं कि ये संस्कृत पढ़ें। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने क्लास में ले जाऊंगा। वो क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय थे। विद्यानिवास जी जब पढ़ने लगे संस्कृत तो मुश्किल से 1 महीने के भीतर उन्होंने इक्के पर लाभ करके कोई 100 संस्कृत की किताबों को उनके घर पहुंचा दिया और कहा कि जब एमए प्रीवियस का इम्तहान दोगे, उम्मीद करता हूं कि तब तक तुम इन किताबों को पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से विद्यानिवास मिश्र के विद्यार्थी जीवन में ही गुरु ने और तब वो इस तरह के उद्भट विद्वान बन पाए। किंतु अंग्रेजी से उनका सावका छूटा नहीं था। इस प्रसंग की भी चर्चा मैंने एक अंग्रेजी के प्राध्यापक से सुन रखा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट हो रहे थे और विद्यानिवास जी हिंदी या संस्कृत आप जिसका भी कहिए विद्वान होने के बावजूद अंग्रेजी के अध्यापक के चयन में एक्सपर्ट के रूप में गए हुए थे और एक प्रश्न वो सब कैंडिडेट से पूछते थे कि लेडी मैकबेथ की कितने बच्चे थे और सब कोई कहते थे कोई बच्चा नहीं था जहाँ तक हम लोगों को ख्याल आता है। तो वो चुप हो जाते थे और कैंडिडेट चला आता था। एक कैंडिडेट गया तो उन्होंने पूछा कि कितने बच्चे थे, तो उसने कहा कि 1 बच्चा था और होते ही वो मर गया था। तो लेडी मैकबेथ की भूमिका जो थी, जो थोड़ा सा क्रूरता को जो भान था, वही से होता है। विद्यानिवास जी ने उसका अपॉइंटमेंट कराया और जब उस व्यक्ति ने इस प्रसंग को हमें बताया तो मैंने भी मैकबेथ को मैंने कई बार पढ़ रखा था, मैंने फिर से पढ़ा और मुझे वहाँ पर उसका सूत्र नज़र नहीं आया। जब विद्यानिवास जी से मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ कि लेडी मैकबेथ का एक बच्चा है, तो वो हंसे, कहा कि इसके प्रति आर्यन देव ने मेरा ध्यान खींचा था और ये बहुत बाद की बात है जब मैं वहाँ विश्वविद्यालय की पढ़ाई में छोड़ दिया था और मैं राहुल सांस्कृत्यायन के साथ जब मैं शब्दकोश के लिए काम कर रहा था तो मैंने कहा कि वो प्रसंग बताइए। तो विद्यानिवास ने कहा कि वहाँ पर जा करके पढ़ना, उस एक्ट में
वो वहाँ पर तुमको एक पंक्ति मिलेगी जिससे कि ये गोचर होता है कि वो बच्चा हुआ था उसको और वो मर गया था। तो इस तरह से दौड़ करके पढ़ने वाले विद्यानिवास जी को बताने वाले लोग थे, उनका संपर्क रहा इतनी गहराई से। मैं एक प्रसंग की और चर्चा करना चाहता हूँ और मैं उसका चश्मदीद था। विद्यानिवास जी संभवतः 67 या 68 की बात है, इलाहाबाद आए हुए थे और जब वो इलाहाबाद आते थे तो एक डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल करके एक हिंदी के प्राध्यापक थे और ईदकालीन काव्य को पढ़ाते थे, तो उनके यहाँ को रुकते थे। हम लोगों ने जब सुना कि विद्यानिवास जी आए हुए हैं तो ये छात्र नेता होते थे नागेंद्र मणि त्रिपाठी मंजुल, वो देवरिया के कुशीनगर के रहने वाले थे, कसिया के, और हम लोगों के मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि विद्यानिवास यहाँ हैं, चलो देखने चलते हैं। तो रामकृपाल पांडे जो कि बाद में हिंदी के अध्यापक हुए जयपुर और हाथरस में, और नीलकांत जो कि एक वामपंथी विचारक और साहित्यकार अपने तरह के, तो हम लोग सब लोग गए वहाँ पर। विद्यानिवास जी वहाँ पर आलू पका रहे थे गोईठा की आग में। वो सुपाखारी थे, किसी का चूगा नहीं खाते थे, और उमाशंकर जी वहाँ पर नहीं थे। तो हम लोग उनके तख्ते पर बैठ गए और बातचीत करने लगे, और मेरे मुंह से निकला कि हिंदी जो है शायद दुनिया की सबसे डेमोक्रेटिक भाषा है। तो रामकृपाल ने पूछा कि कैसे कर रहे हो? हमने कहा कि देखिए, इसकी उत्पत्ति लोग कहते हैं कि सिद्धों की बोलियों से हुई और उससे कई भाषाएं, मैथिली और उड़िया और कुछ बंगाली का हुआ। तो पहला तो हिंदी भाषा का वो रूप, बाद में मैथिली, राजस्थानी, फिर भोजपुरी, फिर ब्रज और अवधी, और अब खड़ी बोली। तो ये पूरी परंपरा बतलाती है कि किसी भाषा में बोलियों से भाषा का निर्माण इस तरह से होते हुए नहीं दिखाई देता कि अनेक बोलियां जो है इसमें अपना योगदान करें। मंजुल ने कहा कि अभी भी इन बोलियों में बहुत बढ़िया साहित्य लिखा जाता है। नीलकांत ने कहा कि नहीं, पर उसमें वो उच्च नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो खाली एक परंपरा पिटाई जैसा है, उसमें रह नहीं गया। जो लिखा जा रहा है बढ़िया वो खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। उमाशंकर शुक्ल आकर के बैठ गए जिस तख्ते पर हम लोग बैठे हुए थे उसी पर, और उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि एमए करने के बाद मैं गया और हरियाव से मिलने गया, और बातचीत के दौरान उम्र कम थी, उस बुजुर्ग के बुजुर्गियत को ख्याल न करते हुए मैंने कहा कि आप क्या ये मध्यकालीन कविता ये लिखा करते हैं ब्रज में, आधुनिकता का ये दौर है, और आधुनिकता के दौर में साफ दिखाई दे रहा है कि जो नकेनवाद चला था बिहार में, वो नकेनवाद जिसको कि लेकर के बाद में रामधारी दिनकर ने किताब ही लिखी शुद्ध कविता की खोज, जो अत्यथार्थवाद को लेकर के था। और दूसरा गे के आने के बाद वो कविता का स्वरूप जो बदल रहा था, तो हरिओल ने कहा कि ऐसा है कि ये जो कविता लिखते हैं वो मैं कविता जीता हूँ, और उसके लिए उन्होंने गा करके एक पंक्ति सुनाई कि मान तो छूटो मरु करके, मन दे नहीं छूटत मान की छूटत। उमाशंकर जी ने बताया कि वो धारासार रोने लगे ये बात गा करके, जिससे कि लोग घबरा गए, उनके घर के भी लोग आ गए। विद्यानिवास जी ने जब ये पंक्ति को उनको गाते हुए सुना उमाशंकर शुक्ल को, तो आगे बुनना छोड़ करके और वो मुड़ करके उनके पीछे, और उनको देखते देखते विद्यानिवास जी की आंखें जो छलछला है। तो इतने गहरे संवेदना के व्यक्ति थे विद्यानिवास जी, इसको हम लोगों ने वहाँ पर देखा। विद्यानिवास मिश्र नारायण चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, जिनको कि भैया जी के नाम से कहा जाता है,
बड़ी प्रशंसा करते थे। और हम लोग पूछते थे कि क्या कारण है, तो कहते थे कि भाई 2 कारण है। एक तो वह आदमी पानी जैसा है, तो वो कहते हैं पानी जैसा आदमी होने का मतलब क्या, तो बड़ा वाचाल होगा, जब नहीं तब अपना स्वरूप बदल देता होगा। कहा कि नहीं, पानी का मतलब एक मर्यादा भी होता है। पानी अन्य लोग कहते हैं भाई आज यानी अपनी पानी राखिए, उस अर्थ में मैं पानी के लिए कह रहा हूँ। और ये इसलिए है कि वो बड़े मर्द आदमी हैं। क्या भाई क्या उसका सबूत है? कहा कि उसका सबूत ये है कि वो जब शिक्षा के जब अधिकारी थे तो उनका जो सीनियर अधिकारी था, सचिव शिक्षा विभाग का, अंग्रेज, उसने कहा नारायण चतुर्वेदी से कि हिंदी की किताबों को रोमन लिपि में आप छपवाइए। नारायण चतुर्वेदी ने कहा कि ये असंभव है। कहा क्यों? कहा कि 90% तो छप चुका है और अब उसको रोमन में करने के लिए तो कई वर्ष लगेंगे उन किताबों को करने के लिए, तो अब ये नहीं होगा। विद्यानिवास जी बताते थे कि चतुर्वेदी जी के पिता भी सरकारी मुलाजिम थे और एक अंग्रेज से बहस करने के नाते उनको नौकरी छोड़नी पड़ी थी। चतुर्वेदी जी को भी लगा होगा कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने बड़ी निर्भीकता से काम किया और हिंदी की स्क्रिप्ट उन्होंने रोमन नहीं बनने दिया। कहा कि ये पानी उन्होंने रखा था, इसके नाते हम उनको पानी कहते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि नारायण चतुर्वेदी ने एक सिविल लिबर्टी करके एक अपने ड्राइंग रूम को उन्होंने बना रखा था, जिसमें की छूट थी कि कोई भी आदमी वहाँ पर आए, बैठे और बहस करे और जिस चीज़ पर भी चाहे वो बहस करे, लेकिन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए और ऐसी कटु आलोचना नहीं होनी चाहिए कि आपस में तकरार हो जाए और वो मुंह फेर लें और वो मुंह फेर लें। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके बहस हो। और उसके लिए वो श्री नारायण चतुर्वेदी भैया जी अपने को जो है वो विनोद शर्मा के नाम से उस बैठक में रखते थे। तो और उसी बैठक में ये माने कि अमृतलाल नागर और ये भगवती चरण वर्मा और ये तमाम साहित्यकारों से विद्यानिवास जी का व्यक्तिगत संपर्क हो पाया। चिट्ठी आ गई है, शायद सबसे कम हमें को बोलना है। तो एक बात को मैं कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं, जो कि विद्यानिवास जी के व्यक्तित्व के एक और आयाम को जाहिर करता है। जब इमरजेंसी लगी थी तो श्रीकांत वर्मा जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उसके प्रचार सचिव हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के कहने पर एक मीटिंग उन्होंने पत्रकारों की और साहित्यकारों की इंदिरा गांधी के आवास पर बुलाया। उसमें आज्ञे को भी बुलाया गया था। आज्ञे ने वहां जाने से मना कर दिया था। जब विद्यानिवास जी को पता लगा तो आज्ञे के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं जाऊं? कहा कि आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं वहां जा करके कहता वो कहने की क्षमता आप ही में है, इसलिए आप जरूर जाइए और बताइए वहां पर क्या होता है। वहां जाने पर बातचीत के दौरान ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो संपादक थे उन्होंने आगे प्रस्ताव रखा कि हम संपादकों को इस वक्त क्या छापना चाहिए। तो इंदिरा जी ने कहा कि ये प्रेस नोट जाएगा, उसी को हाईलाइट करते हुए और उसके समर्थन में जो आर्टिकल्स बनती हैं वो बना करके छापे जाने चाहिए। विद्यानिवास जी पट खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तब साहित्यकारों के लिए आपका क्या आदेश है? इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, साहित्यकार तो लिखने के लिए स्वतंत्र है, आप लोग जो लिखना चाहें लिखें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तब बलदेव उपाध्याय को इलाहाबाद में बनारस में क्यों पकड़ लिया गया है? इंदिरा गांधी जी सकपका गई, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बाद में ये पता चला कि उन्होंने कमलापत त्रिपाठी को फोन करके कहा कि अगर कोई साहित्यकार इमरजेंसी में सरकार के विरोध की बात करने के लिए कहा है तो ये तो बड़ा गलत हुआ है, और आप क्या कर रहे थे कि बलदेव उपाध्याय को पकड़ लिया गया? उन्होंने कहा कि हमारा सुनता कौन है? आपके नाम पर जो आदमी जो चाहता है वह करता है, हमें कौन पूछता है? आप कहा कि उनको आप छुड़वाइए, और बलदेव उपाध्याय जी छोड़े गए। विद्यानिवास जी की ये निर्भीकता साहित्य के लिए कितने काम की थी, हम लोगों को ध्यान करना चाहिए कि जब साहित्य को भी लिखने के लिए डायरेक्शन प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा में विद्यानिवास जी को याद करके और साहित्य लिखा जाना चाहिए।